शिवानी, एक सेल्सगर्ल की मालकिन बनने की कहानी पार्ट 3। शिवानी अपनी मुस्कान के साथ इस पल को पूरी तरह जी रही थी। एक ऐसी औरत जो कभी अपमानित हुई थी, आज एक अमीर औरत को अपने पैरों के सामने झुकाए हुए थी। मधु अब भी उसी स्थिति में थी, शिवानी की चप्पलों पर अपनी नाक रगड़ती हुई, जोर जोर से क्षमा याचना करती हुई। उसका पूरा शरीर अब पसीने से भीग चुका था, साड़ी का पल्लू फर्श पर चिपका हुआ था। शिवानी की आंखों में अब भी वही गहरी मुस्कान थी, लेकिन वह पूरी तरह चुप थी। उसने अपना सिर थोड़ा पीछे टिका लिया, मानो वह मधु की हर चीख, हर रगड़, हर कांपती सांस को आत्मसात कर रही हो। उसी समय टन टन घर की डोरबेल की तीव्र ध्वनि कमरे में गूंजी। मधु का शरीर एक पल के लिए कांप उठा। उसकी सांसें अटक गईं। उसने धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाया, उस दिशा में जहां से घंटी की आवाज आई थी। फिर उसकी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी की ओर गई। सेकंड की सुई की तेज गति और घंटे की सुई की स्थिति ने जैसे मधु के अंदर बिजली दौड़ा दी। उसने वक्त को देखा, शाम के 5:20। ये तो मेरी बेटी के आने का वक्त है। मधु की आवाज़ जैसे उसके गले में ही अटक गई हो। उसकी आंखें डोरबेल की तरफ थीं, लेकिन उसका सिर अब भी फर्श के करीब झुका हुआ, शिवानी के पैरों के पास। उसके होंठ अब और अधिक थरथराने लगे थे, और शरीर जैसे एक पल को पसीने में डूबा खड़ा था। शिवानी ने ये शब्द सुने, मेरी बेटी के आने का वक्त है। और उस पल उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने जैसे उस वाक्य को चखा हो, धीरे से स्वाद लेते हुए। तो अब तुझे डर लग रहा है? उसके भीतर की सोच जैसे फुसफुसाए, तू अब और गिरेगी। उसने मधु की हालत देखी, एक माँ जो किसी भी हाल में नहीं चाहती कि उसकी बेटी उसे इस अवस्था में देखे। और शिवानी जानती थी कि यह डर, ये शर्मिंदगी अब मधु को और अधिक झुकाएगी। उसके मन में एक विचित्र सी तृप्ति उभर आई। वह बिना बोले अपनी ठुड्डी उठाकर गौर से मधु की ओर देखने लगी। उसके भीतर अधिकार का वह बीज अब एक वृक्ष बनता जा रहा था। शिवानी ने सोचा, जो औरत आज सुबह तक मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी और चाल में आत्मविश्वास का गुरूर, वही औरत अब मेरी चप्पलों पर नाक रगड़ रही है, मेरे पैरों पर सिर टिकाए कांप रही है। और अब ये सब अपनी बेटी से छिपाने के लिए क्या क्या नहीं करेगी। झूठ बोलेगी, मुस्कुराएगी, शायद अपनी आंखों के आंसू भी छुपा लेगी, पर असल में क्या होगा? क्या वह मेरे पैरों को जीभ से चाटेगी, जैसे कोई वफादार कुत्ता अपनी मालकिन के कदमों को अपनी जीभ से साफ करता है? क्या वह अपनी गरिमा को तोड़कर मेरी नौकरानी बन जाएगी, हर वक्त मेरी सेवा में लगी रहेगी, मेरी आज्ञाओं को बिना सवाल उठाए मानेगी? लेकिन शिवानी के मन में एक आवाज़ गूंजने लगी, शायद मैं बहुत सोच रही हूँ। वह ऐसा कभी नहीं करेगी। फिर भी उस कल्पना ने उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छोड़ दी, क्योंकि सोचने भर से ही उसे अपनी ताकत और बढ़ती नजर आने लगी थी। उसने हल्के से अपनी एक एड़ी हिलाई और देखा कि मधु का माथा अब भी उसकी चप्पलों के बिल्कुल पास था, नम, कांपता हुआ, समर्पण से लथपथ। शिवानी के होठों पर एक धीमी लेकिन गहरी मुस्कान उभरी। अब वो और गिड़गिड़ाएगी। वो बस बैठी रही, स्थिर, शांत, जैसे अपने सामने गिरे हुए एक टूटे इंसान की अंतिम परतें भी टुकड़ों में टूटते देख रही हो। उसके दिल में अब बस एक गहराई से आती हुई संतुष्टि थी। शिवानी कुछ पल तक बस खामोशी से मधु को निहारती रही। उसकी झुकी हुई कमर, कांपती हुई उंगलियां, और वह सिर जो अब भी उसकी चप्पलों से दूर नहीं हट पा रहा था। फिर उसने धीरे से पूछा, तो बताओ, कौन है दरवाजे पर, जिससे तुम इतना डर रही हो? उसका स्वर न तो कठोर था, न कोमल। मधु ने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन अब भी वह घुटनों के बल ही थी। उसकी आंखें भय से भर आई थीं और होंठ थरथरा रहे थे।
उसने कांपते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े, जैसे प्रार्थना कर रही हो। मेरी बेटी है, हीना। शब्द उसके होठों से जैसे टूट टूट कर निकल रहे थे। वो ट्यूशन से लौट रही है, हर दिन इसी वक्त आती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उसके सामने कुछ मत कहना, कुछ मत करना। अब वो पूरी तरह से शिवानी के सामने घुटनों पर थी, दोनों हाथ जोड़े हुए, आंखों में आंसू और गला पूरी तरह से बंद। उसके भीतर की एक माँ, जिसने खुद को शिवानी के सामने पूरी तरह समर्पित कर दिया था, अब एक अंतिम कोशिश कर रही थी कि उसकी बेटी की निगाहों में उसकी इज्जत की कोई अंतिम किरण बची रहे। और फिर उसने जैसे खुद को और नीचे गिरा दिया। उसने सिर झुका दिया और सीधा शिवानी के पैरों पर रख दिया। अब वह अपने ही जोड़े हुए हाथों के बीच शिवानी के पैरों पर सिर टिकाए रो रही थी, जैसे कोई अपराधिनी जिसे क्षमा की भीख मांगनी है, और वो भी किसी हमउम्र युवती से जो उसकी बेटी की ही उम्र की है। शिवानी उस क्षण को गहराई से पी रही थी। शिवानी ने धीरे धीरे चप्पल पहना अपना एक पैर उठाया और उसे बिना किसी हिचक के मधु के सिर पर रख दिया। मधु की सांसें अटक गईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह घुटनों पर जमी रही, मानो पूरी दुनिया की सारी ताकत उसके ऊपर थी। शिवानी के होठों पर एक संतुष्ट और नाटकीय मुस्कान थी। उसके मन में एक खतरनाक खुशी थी। बहुत अच्छा मौका है ये, उसने अपने मन में सोचा। इतनी बड़ी संपत्ति और धन संपदा के बीच यह महिला मेरे लिए एक आसान शिकार है, और मैं इससे अच्छी कमाई कर सकती हूँ। वह मधु की स्थिति को देखकर खुद को रोक नहीं पा रही थी। यह अधीनता, ये घुटने टेकना, सब कुछ उसके लिए एक धन की खान था। मधु जितनी अधिक घुटती, शिवानी के लिए उतना ही फायदा था। इतनी दौलत है उसके परिवार में, और वह खुद इस तरह मेरे सामने घुटती है, यह अवसर हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मधु जितनी अधिक घुटती, शिवानी के लिए उतना ही फायदा था। इतनी दौलत है उसके परिवार में, और वह खुद इस तरह मेरे पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रही है, जैसे एक छोटा कमजोर जीव जो अपने सामने आने वाली हर चीज के आगे लाचार हो। वह मेरी चप्पलों के पास सिर झुकाए, कांपती हुई, मेरी हर आज्ञा का पालन करती हुई, मानो मेरे पैरों की मिट्टी भी साफ करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे पैरों पर रेंगते कीड़े मकोड़ों की तरह, बिना किसी स्वाभिमान के, पूरी तरह निचोड़कर अपने आप को समर्पित कर रही हो। यह अवसर मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। कुछ क्षण तक शिवानी ने मधु को घूरते हुए मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे अपने दूसरे पैर की ओर इशारा किया, जो फर्श पर मजबूती से टिके हुए था। वह पैर भी चप्पल से सजा था। उसने सोचा, अब इसका उपयोग कैसे करूं? ये भी एक खेल है, पैसे और सत्ता का खेल। उसके मन में योजना बन रही थी कि इस स्थिति का फायदा कैसे उठाया जाए, कैसे मधु को और ज्यादा अपने अधीन किया जाए और उससे अधिक लाभ उठाया जाए। शिवानी की नजरें मधु पर टिकी रहीं, जैसे वह अपने अगले कदम की प्रतीक्षा कर रही हो। यह मौका उसके लिए केवल एक साधारण पल नहीं था, बल्कि उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने का सुनहरा अवसर था। शिवानी की नजरें मधु पर टिकी रहीं, बिल्कुल स्थिर, बिना झपकाए। वो मधु की हर हरकत, हर झिझक और हर टूटन को गहराई से महसूस कर रही थी। लेकिन इस बार शिवानी के मन में केवल सस्ती तुष्टि या अधिकार का भाव नहीं था, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा कुछ था। वह जानती थी ये पल, ये परिस्थितियां सिर्फ भावनात्मक जीत नहीं थीं। ये उसकी जिंदगी बदलने का मौका थी। मधु कोई सामान्य औरत नहीं थी। वो एक संपन्न घराने की प्रतिष्ठित गृहिणी थी, जिसका समाज में नाम था, इज्जत थी, और जिसे लोग आदर्श महिला मानते थे। और आज वही मधु शिवानी के पैरों पर गिरी हुई थी, उसकी चप्पलों तक को साफ करने को तैयार थी। अगर मैं चाहूं तो, शिवानी के मन में एक विचार आया।
तो इस औरत की हालत को एक साधन बनाकर मैं अपनी पूरी दुनिया बदल सकती हूँ। और तभी, जैसे कोई भावनात्मक रेखा भीतर से छू गई हो, शिवानी का मन अपनी माँ की तरफ चला गया। वह बूढ़ी माँ, जो रोज चुपचाप खांसते हुए दाल गलाती है, जिसे दवाइयों के लिए हर महीने सोचना पड़ता है, जिसने शिवानी के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थीं, और बदले में कुछ नहीं मांगा, सिवाय इस उम्मीद के कि एक दिन उसकी बेटी कुछ बनकर लौटेगी। फिर उसके छोटे भाई का चेहरा उभरा, और जिसके पास किताबों की जगह पुराने नोट्स हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी बहन पर गर्व है। और अंत में उसकी 3 साल की छोटी बहन, जिसकी मासूम आंखों में शिवानी कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक देवी है। वो हर बार जब कहती है, दीदी, आप सबसे अच्छी हो, तो शिवानी के अंदर एक संकल्प जाग उठता है कि वो अपनी बहन के लिए वो सब कुछ करेगी जो उसकी माँ उसके लिए नहीं कर पाई। शिवानी की आंखें थोड़ी नर्म हुई, लेकिन उसकी मुस्कान और मजबूत हो गई। अगर मुझे इस मधु जैसी औरत से इज्जत, पैसा और ताकत मिल सकती है, उसने मन ही मन सोचा, तो मुझे बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सिर्फ उसका झुका हुआ सिर नहीं है, ये मेरे पूरे परिवार की जिंदगी उठाने का रास्ता है। शिवानी ने मधु की ओर धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं कहूंगी, पर इसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मधु तुरंत सिर झुकाते हुए खड़े हो गई, उसकी आंखों में निराशा और विनम्रता का मिश्रण था। उसने घुटनों के बल जमीन पर रहते हुए जो तिरस्कार सहा था, वह अब उसके शब्दों में बदलने लगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। शिवानी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा पूरा दिन तुम्हारी वजह से बेकार हो गया, और इसका तुम्हें भुगतान करना होगा। मधु के होंठ कांप रहे थे, पर उसने हिम्मत जुटा कर कहा, मैं जो चाहो भुगतान कर दूंगी, आपकी जो भी इच्छा हो पूरी करूंगी। शिवानी ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मैंने आज 15,000 रुपये गंवा दिए हैं। लेकिन ये बात कहते वक्त उसके दिल में एक कड़वी बेचैनी थी, जिसे वह अपने चेहरे पर बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। असलियत ये थी कि शिवानी ने झूठ बोला था। उसने कोई 15,000 का नुकसान नहीं उठाया था, न ही कोई बड़ा ग्राहक आया था और न ही कोई डील टूटी थी। पर ये झूठ उसके लिए एक ज़रूरी दांव बन चुका था। उसकी असल सैलरी महज 8,000 थी। हर महीने वह जैसे तैसे गुजारा करती थी। कभी माँ की दवाइयों से समझौता, कभी भाई के स्कूल की किताबें अगले साल तक खींचना, और कभी खुद भूखे पेट सो जाना। वह जानती थी कि मधु जैसी औरत, जो ऐशो आराम में जीती है, कभी 15,000 की बात सुनकर भी नहीं झिझकेगी। लेकिन झूठ बोलने के कारण शिवानी के अंदर एक डर था, एक असहज घबराहट। अगर मधु को सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? अगर वह पलटकर सवाल कर बैठी कि कौन ग्राहक था, क्या ऑर्डर था, तो मैं क्या जवाब दूंगी? फिर भी उसने अपनी आवाज में दृढ़ता बनाए रखी। उसका चेहरा भले ही शांत और संयमित दिख रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर शिवानी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मुझे ये पैसे चाहिए, अभी के अभी, किसी भी हाल में। और अगर ये औरत बिना कोई सवाल किए मुझे 15,000 थमा देती है, तो ये बस शुरुआत होगी, मेरी जीत की शुरुआत। शिवानी की निगाहें मधु के चेहरे पर टिकी थीं, वो हर भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्या वह डर अभी भी उतना ही गहरा है? क्या उसकी आत्मा टूट चुकी है? क्या वो अब सिर्फ एक आज्ञाकारी मशीन बन चुकी है? वह जानती थी, अगर मधु ने बिना कोई बहाना बनाए, बिना एक शब्द बोले ये झूठा दावा सच मानकर पैसे दे दिए, तो ये सिर्फ पैसों की अदला बदली नहीं होगी, यह उसकी अधीनता की पहली गवाही होगी। अगर आज वो 15,000 दे देती है, तो कल वो मेरी एक पुकार पर नाचेगी।
फिर मैं उसे अपनी नौकरानी भी बना सकती हूँ, उसे अपने पैरों के नीचे भी रख सकती हूँ। और वो कुछ नहीं कह पाएगी। शिवानी की सांसें धीमी हो चुकी थीं, जैसे वह किसी शिकार पर झपटने से ठीक पहले की शांति को महसूस कर रही हो। उसने अपने होठों पर एक हल्की, लेकिन बहुत अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरी। अब फैसला तेरा है मधु, या तो तू मुझे पैसे दे और मेरी कहानी का पहला अध्याय लिख, या फिर मुझे तेरे स्वाभिमान को पूरी तरह से कुचलने का दूसरा रास्ता अपनाना होगा। वो बस एक हाँ की प्रतीक्षा कर रही थी।